नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। बच्चों, आज हम जानेंगे सामाजिक विज्ञान में कक्षा 9वीं भूगोल का पाठ नंबर 3, जिसका नाम है अपवाह यानी ड्रेनेज। अपवाह किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक जलधारा का एक निश्चित दिशा में बहना अपवाह कहलाता है। विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। और बच्चों, यहाँ से आप समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में जानेंगे? भारत की नदियों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ शब्दावली हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। जलवाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह अक्षेत्र किसे कहेंगे? तो वह समस्त अक्षेत्र जहाँ से एक बड़ी नदी जल ग्रहण करती है उसे हम अपवाह अक्षेत्र कहते हैं। जल विभाजक क्या होता है? तो बच्चों, ये भी आपके पाठ के दौरान आएगा कि जल विभाजक का क्या महत्व है। तो कोई भी ऊंचा क्षेत्र जहाँ कोई पर्वत या कोई उच्च भूमि होती है, ऊंचा भाग होता है, वह क्या करता है? दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है और उसे हम क्या कहेंगे? जल विभाजक कहेंगे, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। अब बात करते हैं भारतीय अपवाह तंत्र की कि भारत में नदियों का प्रवाह किस प्रकार से है। तो बच्चों, भारतीय नदियों को उसके उद्गम स्थान के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है हिमालय नदियाँ, नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ। उद्गम का अर्थ है जहाँ से नदी का जन्म होता है, जहाँ से नदी निकलती है, उस क्षेत्र को, उस भाग को नदी का उद्गम कहते हैं। और जिस किनारे पर या जिस भाग में, जिस क्षेत्र में नदी किसी सागर या समुद्र में गिरती है उसे कहेंगे बच्चों नदी का मुहाना। ये मान लीजिए यहाँ पे कोई सागर है या कोई झील है और ये नदी आई आकर यहाँ पर सागर या झील में मिल जाती है, तो इस भाग को कहेंगे नदी का मुहाना। और यहाँ से अगर नदी निकलती है तो यह है नदी का उद्गम क्षेत्र, उद्गम क्षेत्र और मुहाना। अब बच्चों जानते हैं मानचित्र के माध्यम से, यह कर्क रेखा है जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है और यह रेखा एक तरह से भारतीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटती है। इसके उत्तरी भाग में जो नदियां बहती हैं वह हिमालय नदी तंत्र कहलाता है और दक्षिण भाग में बहने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहलाती हैं। यानी कि यह ऊपर वाला भाग, उत्तरी भाग है हिमालय नदी तंत्र और दक्षिणी भाग है बच्चों प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र को भी आगे 3 भागों में बांटेंगे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मानचित्र के माध्यम से देखते हैं, ये वाला भाग जिसके अंदर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, इस भाग को हम कहेंगे सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद आ जाता है दूसरा भाग, और बच्चों ये देखिए यहाँ भारत के बीचों बीच यह गंगा नदी बहती है और बाकी इसकी सहायक नदियाँ इसके साथ बहती हैं, इसे कहेंगे हम गंगा नदी तंत्र। और इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के जाल को कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और यह है बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आइए जानते हैं सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में स्थित है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करती है। इस भाग में यह नदी बहुत ही सुंदर गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज के बारे में आपको बता देते हैं बच्चों।
ये देखिए, नदी जब ऊंचे पर्वतों को काटती है, इसकी पर्वत की दोनों ढलान और पर्वत को दोनों साइड से बहुत गहराई तक काटते हुए नदी, देखिए बच्चों, इतने नीचाई से, इतने गहरे स्थान से बहती है, तो इस आकृति को क्या कहेंगे हम? गोर्ज कहेंगे। ये जो आकृति आप यहाँ पर देख रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं? गोर्ज कहते हैं। तो सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो वहाँ पर एक सुंदर गोर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं, जैसे जास्कर है या हुंजा नदियाँ हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी नदियाँ हैं जो इसके उत्तर और दक्षिणी भाग से जाके इसके अंदर मिल जाती हैं। लेकिन बच्चों, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं और इन पांचों नदियों को मिलाकर कहा जाता है पंचनद। ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पंचनद में कौन कौन सी 5 नदियां शामिल हैं। तो सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये 5 सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसको हम पंचनद के नाम से जानते हैं। ये 5 नदियां पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है और कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में गिर जाती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर है और यह विश्व की लंबी नदियों में से एक है। आइए बच्चों, जानते हैं अब मानचित्र की सहायता से। तिब्बत में मानसरोवर झील है और इसके उत्तरी पश्चिमी भाग से निकली सिंधु नदी। जैसे ही सिंधु नदी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख में प्रवेश करती है, यहाँ बच्चों वह सुंदर गोर्ज का निर्माण करती है। अभी जो आपको दिखाया था, यहाँ से बहुत सारी सहायक नदियाँ उत्तर व दक्षिणी भाग से आकर इसमें मिलती हैं। यहाँ पर हिंदू कुश और सुलेमान पर्वतों से भी कुछ छोटी नदियाँ आकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं और यहाँ से पाकिस्तान में होती हुई दक्षिण भाग में बहती हुई सिंधु नदी अनेक वितरिकाओं में यानी शाखाओं में बढ़ जाती है। और उसके बाद यहाँ पर कराची शहर है। कराची शहर के पूर्व में बहती हुई यह नदी अरब सागर में गिर जाती है। और इसी दौरान बच्चों 5 प्रमुख सहायक नदियाँ, जिसको अब हमने पंचनद के नाम से जाना था, वो इसके अंदर मिलती हैं। इनको आप याद करेंगे। पहली है झेलम नदी, यहाँ तक। उसके बाद चेनाब नदी और चेनाब नदी के अंदर यहाँ पर झेलम नदी आकर मिल जाती है। तीसरी नदी है बच्चों रावी नदी, यह भी चेनाब नदी के अंदर आगे जाकर मिल जाती है। फिर निकलती है ब्यास नदी और ये देखिए मानसरोवर के पास से ही एक नदी आती है सतलुज नदी। सतलुज नदी के अंदर यहाँ पर व्यास नदी मिल जाती है और दोनों नदियों का मिश्रित पानी आगे जाकर सिंधु में मिल जाता है। यानी पहले ये 5 नदियाँ एक दूसरे के अंदर मिलती हैं और अंत में पाकिस्तान में मिठान कोट नामक स्थान पर 5 नदियाँ सिंधु नदी के अंदर मिलकर और विभिन्न वितरिकाओं में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात है सिंधु जल समझौता संधि। बच्चों 1960 यानी 1960 के अंदर भारत व पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच सिंधु नदी के जल के उपयोग को लेकर एक संधि हुई, एक समझौता हुआ, जिसको हम सिंधु जल समझौता संधि के नाम से जानते हैं। और इसमें यह तय किया गया कि भारत इस नदी परिक्रम के पूरे जल का केवल 20% भाग ही उपयोग कर सकता है और 80% भाग कौन प्रयोग करेगा? पाकिस्तान प्रयोग करेगा। क्योंकि आपने अभी देखा था कि भारत के अंदर इसका कुछ ही भाग बहता है, अधिकतर भाग इसका पाकिस्तान के अंदर बहता है। और इस 20% जल का उपयोग बच्चों हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में सिंचाई के लिए करते हैं। अब जानते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो बच्चों गंगा, जिसको
हम माँ के नाम से भी पुकारते हैं, गंगा मैया जिसको कहते हैं, क्योंकि यह भारत के बीचों बीच गुजरती है और उत्तरी भारत की अत्यधिक जनसंख्या की जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है। और विशाल उत्तरी मैदान का निर्माण भी मुख्य रूप से गंगा नदी द्वारा ही किया जाता है। आइए बच्चों जानते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक। तो गंगा नदी इसकी दो प्रमुख जल धाराओं के मिलने से बनी है, भागीरथी जो गंगोत्री से निकलती है और दूसरी इसकी जल धारा है बच्चों अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दोनों उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं और यहाँ से इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। गंगा नदी की अनेक सहायक नदियाँ हैं जो इसके दोनों किनारों से आकर इसमें मिलती हैं। गंगा के बाएं किनारे से शारदा, घाघरा, गंडक और कोसी नदी प्रमुख नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं। गंगा के दाहिने किनारे से यमुना इसकी सबसे लंबी और प्रमुख सहायक नदी है जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और गंगा के समानांतर बहती हुई इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त केन और सोन नदियां भी मध्य उच्च भूमि से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। गंगा नदी अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व दिशा में बहती हुई पश्चिमी बंगाल के फरक्का तक पहुंचती है। यहाँ से दो वितरिकाओं में यानी दो जलधाराओं में विभाजित हो जाती है। एक वितरिका हुगली नदी दक्षिण में डेल्टा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। दूसरी वितरिका बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं जिसे कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। भूमि का ढाल कम होने के कारण यह नदी अपने मार्ग में अनेक बड़े बड़े विसर्प बनाती है। विसर्प होता है बच्चों जब नदी इस प्रकार से घुमावदार मार्ग में बहती है तो इसका नाम होता है विसर्प। सुंदरवन डेल्टा बच्चों, इसको सुंदरवन डेल्टा क्यों कहा जाता है, इसका नाम सुंदरवन डेल्टा क्यों पड़ा? तो यहाँ पर सुंदरी नामक पादप यानी सुंदरी नामक वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। अब जानते हैं गंगा नदी को मानचित्र की सहायता से। ये देखिए बच्चों, दो शाखाएं इसकी जलधाराएं इसकी ऊपर से निकली हैं। पहली है भागीरथी जो गंगोत्री से निकलती है और दूसरी है यहाँ पर अलकनंदा। दोनों देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं और यहाँ से गंगा नदी के नाम से आगे उत्तरी भारत के विशाल मैदान में बहती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल में बहती हुई यह फरक्का तक पहुँचती है और फरक्का से आगे यह दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा हुगली नदी के रूप में दक्षिण की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और गंगा नदी की दूसरी प्रमुख धारा है वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है बच्चों पद्मा। पद्मा के नाम से यहाँ पर यह जानी जाती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है यहाँ पर मेघना और दोनों नदियों का संयुक्त पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इस भाग में बच्चों गंगा नदी डेल्टा का निर्माण करती है और यह है यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा। अभी आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला यह डेल्टा है। अब इसकी सहायक नदियाँ जो गंगा नदी के बाएं और गंगा नदी के दाहिने किनारे पर आकर मिलती हैं। बाएं किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं शारदा नदी, घाघरा नदी जो आगे शारदा नदी के अंदर मिल जाती है, गंडक नदी, कोसी नदी। गंगा नदी के दाहिने किनारे से प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी इसके अंदर आकर इसके समानांतर बहती है और इलाहाबाद नामक स्थान पर इसमें मिल जाती है। इस स्थान को बच्चों संगम भी कहा जाता है।
यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है चंबल नदी और दूसरी सहायक नदी है बेतवा नदी, जो यमुना के अंदर आकर मिलती हैं। ये दोनों ही नदियां बच्चों यहाँ मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं। मध्य उच्च भूमि आप पाठ नंबर 2 में पढ़ चुके होंगे कि यहाँ पर ऊंचे पठार पाए जाते हैं तथा कुछ पर्वत श्रृंखलाएं भी यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार तथा विंध्याचल पर्वत आदि। इसके अतिरिक्त बच्चों मध्य उच्च भूमि से ही एक और प्रमुख नदी निकलती है सोन नदी, जो आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। यह थी गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ गंगा नदी तंत्र की जानकारी। आगे है बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र की तीसरी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु व सतलुज के उद्गम स्थान के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु नदी से कुछ अधिक है, अर्थात 3000 किलोमीटर। इसका अधिकतर भाग भारत से बाहर स्थित है और बच्चों इसके अनेक नाम हैं, जैसे कि तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है, आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है और गंगा से मिलने पर इसको मेघना कहा जाता है। ये बच्चों आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार इसमें से आ जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की एक और विशेष बात है कि आसाम में यह नदी गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। गुम्फित नदी बच्चों जब नदी ऐसे फंदे बनाते हुए बहती है इस प्रकार से, तो ऐसी आकृति जब नदी बनाती है उस नदी को कहते हैं हम गुम्फित नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे ही घुमावदार मार्गों से बहती हुई, क्योंकि बीच में जो ये स्थान है धरातल है वह उच्च स्थान आ जाता है और इसकी जल की धाराएं इसके उच्च स्थान के दाहिने और बाएं किनारे से निकल जाती है और नदी द्वीप का निर्माण होता है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी अनेक नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया नदीय द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जिसका चित्र आप यहाँ देख रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चों प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। तो प्रायद्वीपीय भारत की 6 प्रमुख बड़ी तथा अन्य अनेक छोटी नदियाँ हैं। कुछ नदियाँ पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में गिरती हैं, जिनमें प्रमुख हैं नर्मदा और तापी। अधिकतर नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिनमें प्रमुख हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती हुई ज्वार नदमुख का निर्माण करती है और यह डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और यह नदी मध्य प्रदेश व गुजरात के कुछ भागों में बहती है। मानचित्र पर देखते हैं बच्चों, यह अमरकंटक से निकलती हुई नर्मदा नदी जो कि एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी किसे कहेंगे बच्चों? एक प्राकृतिक रूप से दरार जब पैदा हो जाती है धरातल में और उस दरार के अंदर ही नदी अपना मार्ग बना लेती है, तो ऐसे मार्ग को कहेंगे हम भ्रंश घाटी। इसमें से नर्मदा नदी बहती हुई जबलपुर के पास एक सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती है और यह अरब सागर में गिर जाती है। इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। और एक विशेष बात बच्चों कि यह डेल्टा का निर्माण यहाँ पर नहीं करती, जैसे यहाँ पर गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ पर सिंधु नदी ने डेल्टा का निर्माण किया था, ऐसे नर्मदा नदी किसी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाटों से तेजी से यह अपने मलबे को लेकर अरब सागर में गिर जाती है और यहाँ पर अपने तलछट का जमाव ये नदी नहीं करती। अगली है तापी नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में है। यह नर्मदा नदी के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। यह नदी भी डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि यह भी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है।
यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में बहती है। मानचित्र पर तापी नदी की स्थिति देखते हैं तो ये बैतूल जिले से निकलकर नर्मदा नदी के समानांतर भ्रंश घाटी, जिसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं इंग्लिश में, से बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। और यह नदी भी बच्चों डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों में पहली नदी है महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ बहती है, ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड व उड़ीसा से बहती है। मानचित्र पर महानदी की स्थिति देखें तो यह झारखंड की उच्च भूमि से निकलकर और बच्चों अपनी सहायक नदियों के साथ ही इसकी सहायक नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पूर्वी तट पर एक डेल्टा का निर्माण करती है। इसके दक्षिणी भाग में यहाँ पर ये चिल्का लेक है, जिसको हम लैगून या अनूप झील कहते हैं। अगली नदी है गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जिसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई और इसके विकास के कारण इसकी तुलना गंगा नदी से की जाती है। मानचित्र पर देखें तो गोदावरी नदी अपनी सहायक नदियों के साथ, ये इसकी सहायक नदियां हैं जो काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई हैं, जिसमें पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, मंजरी आदि हैं। इनके साथ मिलकर और तट के पास डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है बच्चों कृष्णा नदी। यह नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा आदि। मानचित्र पर इसकी स्थिति देखें तो यह है कृष्णा नदी और यह है तुंगभद्रा नदी, जो कि इसकी सहायक नदी है। अन्य सहायक नदियों के साथ मिलकर यह तट के पास डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और बच्चों ये देखिए आप, गोदावरी का डेल्टा और इधर है यहाँ पर कृष्णा नदी का डेल्टा, और कोलेरू झील इन दोनों के मध्य में बीच में स्थित है। इसके बाद है कावेरी नदी। तो यह नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। अमरावती, भवानी, हेमावती आदि इसकी सहायक नदियां हैं। मानचित्र पर देखते हैं कावेरी नदी की स्थिति। ये कावेरी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये थी बच्चों भारत की नदियों की जानकारी। अब जानते हैं कि नदियों का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। तो नदियों का महत्व प्राचीन मानव इतिहास से ही अत्यधिक रहा है। नदियों का जल अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है, जैसे कि सबसे पहले पीने के लिए तथा अन्य घरेलू उपयोगों के लिए या फिर सिंचाई के लिए। प्राचीन काल में बस्तियां नदियों के किनारे ही बसती थीं और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सिंचाई के लिए इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त नौ संचालन, पर्यटन, जल विद्युत निर्माण में भी नदियों का अत्यधिक महत्व है। इतना महत्व होने के बावजूद भी हम नदियों के पानी का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ नदियों को प्रदूषित भी करते जा रहे हैं। तो नदी प्रदूषण का क्या कारण है? बच्चों, नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे नदियों में जल का आयतन कम हो जाता है। अतः नदियों के जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। साथ ही उद्योगों का प्रदूषित एवं अपरिष्कृत कचरा नदियों में डालते जा रहे हैं, जो नदियों को गंदे नालों में बदलते जा रहे हैं। अब इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने कुछ उपाय किए हैं, कुछ योजनाएं चलाई हैं, जिसमें प्रमुख है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे NRCP। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में
गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। ये थी बच्चों जानकारी भारत की नदियों के बारे में और नदियों के महत्व के बारे में तथा नदी प्रदूषण और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे भारत में पाई जाने वाली झीलों और उसके प्रकारों के बारे में। उनकी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस को।